नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का जयशंकर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के गणित में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप कक्षा 9 में सर्वांग समता पढ़ा है आप लोगों ने। तो दो त्रिभुज सर्वांग कहे जाते हैं जब उनके समान आकार और समान आमाप हो। समान आकार यानी शेप और समान आमाप माने साइज बराबर हो। दो त्रिभुज सर्वांग कहे अगर हैं तो उनकी संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम लोग कक्षा 10 में पढ़ेंगे समरूपता, दो त्रिभुजों की समरूपता। बच्चों, समरूपता अर्थात सिमिलैरिटी। दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं जब उनके समान आकार यानी शेप समान हो, परंतु समान आमाप होना आवश्यक नहीं है, यानी कि साइज उनका अर्थात आमाप भिन्न भिन्न भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी आयत भी समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो बच्चों, समरूपता से संबंधित आप कक्षा 10 में एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ और हम चीज़ें जान सकते हैं। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होती हैं। जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो दोनों समरूप भी होंगे, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। क्यों? कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात समान होता है, भुजाएं बराबर नहीं होती है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि दोनों त्रिभुज के समरूप होने का शर्त क्या है? पहला, कि उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हो, यानी कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। बच्चों, एक शब्द आता है समान कोणिक। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो वो समानुपाती कहलाते हैं, समानुपातिक त्रिभुज कहलाते हैं। दो समानुपातिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। बच्चों, समरूपता से संबंधित हमारा प्रश्नावली 6.1 है, इसके बारे में हम लोग चलते हैं। इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। करा कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं सर्वांगसम या समरूप? तो अभी हम आपको बताए थे कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समरूप। सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सभी वर्ग होते हैं क्या? समरूप या सर्वांगसम? तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। यहाँ विशेष ध्यान देना बच्चों कि सभी वर्ग के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 अंश। भुजा 2 सेंटीमीटर की भुजाएं हो सकती हैं, 4 की भी हो सकती हैं, 6 की भी हो सकती हैं, यानी भुजाओं का अनुपात अलग समान होगा, कोण समान होंगे। सभी जितने भी वर्ग होंगे सभी का कोण 90 अंश होता है, अतः सभी वर्ग समरूप होंगे। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का कोण 60 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, अतः सभी समरूप त्रिभुज समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ समबाहु लिख दीजिए। अब 1 का चौथा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो अर्थात बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो। समानुपाती। उनके संगत कोण समान या बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है कि समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ क्या हैं? आप लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पहला। समरूप आकृतियाँ, जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो सब क्या होंगे?
समरूप आकृति के होंगे। दूसरा वर्ग हम लिख देते हैं, सभी वर्ग, जितने भी वर्ग होंगे वो क्या होंगे, समरूप आकृति के होंगे। कह रहा ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, तो एक समबाहु लिख लीजिए, एक विषमबाहु लिख दीजिए। समबाहु त्रिभुज तथा विषमबाहु त्रिभुज। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, यानी समबाहु की सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, अब विषमबाहु के अलग अलग होंगी, अतः दोनों में कोई समानुपातिकता नहीं होगी, अतः ये समरूप नहीं होंगे। दूसरा हम लिख सकते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु तथा समबाहु। इसमें भी समद्विबाहु में क्या होंगे, दो भुजाएं समान होंगी, एक अलग होगा, और समबाहु में तीनों समान होंगे, अतः ये भी समरूप नहीं हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 हमारा है बुक में, करा बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। तो एक हमारा है पैरेललोग्राम है, PQRS समांतर चतुर्भुज है, दूसरा है वर्ग ABCD। तो पहले ध्यान देंगे कि भुजाओं का अनुपात तो समान है, 1.53 यानी कि 1/2 का अनुपात है, लेकिन कोण हमारे बराबर नहीं है। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 है, लेकिन यहाँ पे हमको कोण के बारे में जानकारी नहीं है। तो पहला शर्त है कि कोण बराबर होने चाहिए, भुजाएं समानुपाती। दूसरा रूल फॉलो कर रहा है नियम, लेकिन पहला नियम फॉलो नहीं कर रहा है, अतः दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। बच्चों समरूपता पर एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने एक प्रमेय दिया था, जिसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं, या उनके नाम से ही थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी कि एक त्रिभुज है, तो किसी एक भुजा के समांतर किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर काटती है, तो उनका अनुपात समानुपाती होता है। इसी को हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABCD, BE और CE को डॉटेड लाइन से मिलाया, बिंदु D से AC पर लंब खींचा और E से AB पर लंब खींचा। यानी हमने ज्ञात लिखा कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा DE भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। तो सिद्ध करना हमको है कि AD/DB बराबर AE/EC। तो सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, रचना किया। रचना है BE और CD को मिलाया, तथा EL लंब AB और DM लंब AC खींचा। अब उपपत्ति बच्चों, पहला हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई हम कह सकते हैं। बच्चों आप जानते हैं कक्षा 9 में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, AR ब्रैकेट में त्रिभुज ADE। AR माने एरिया, तो इसको हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE या त्रिभुज AD का क्षेत्रफल।
बराबर 1/2। अब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। आधार हम ए डी लेंगे, आधार ए डी लेंगे तो लंब ई एल हो जाएगा, यानी 1/2 ए डी गुणे ई एल, तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल अब बी डी ई का लेंगे। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 डी बी। आधार हम डी बी ले लेंगे, आधार डी बी लेंगे लेकिन लंब हमारा वही होगा। क्यों कि किसी एक बिंदु से किसी रेखा पर खींची गई रेखा लंब एक ही होता है। तो डी बी गुणे 1/2 डी बी गुणे ई एल। पुनः त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, जब आधार हमारा ए ही होगा तो 1/2 ए ई गुणे लंब हो जाएगा डी एम, तथा त्रिभुज एरिया त्रिभुज ई डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी क्या हो जाएगा 1/2 गुणे ई सी, लंब हमारा डी एम ही रहेगा। अब अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, दोनों को हम हल कर दें तो 1/2 ए डी गुणे ई एल बटे 1/2 डी बी गुणे ई एल। तो यहाँ सरल करेंगे 1/2 कट जाएगा, ई एल कट जाएगा, आ जाएगा ए डी बटे डी बी। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। तथा अब दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी, तो ये हो जाएगा 1/2 ए ई गुणे डी एम बटे 1/2 ई सी गुणे डी एम। यहाँ भी 1/2 कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, आएगा ए ई बटे ई सी। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि त्रिभुज बी डी ई और ई डी सी एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। तो हम लोग कक्षा 9 में पढ़े हैं कि एक ही आधार तथा दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी। अतः बच्चों तो त्रिभुज बी डी ई और ई डी सी एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखा बी सी और डी ई के बीच बने त्रिभुज हैं। तो कक्षा 9 में हम लोग पढ़ा था कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और समीकरण नंबर 1 आपका है एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया बी डी ई और बराबर ए डी अपन डी बी। दूसरा है एरिया ऑफ ए डी ई एरिया ऑफ ई डी सी बराबर ए ई अपन इसी समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1, 2, 3 से समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा हमको ए डी बटे डी बी
बराबर ए ई बटे ई सी। क्यों कि समीकरण 1 और 2 में हर समान हो जाएंगे, तो अर्थात बायां पक्ष समान हो जाएगा तो दाहिना पक्ष भी समान हो जाएगा, अर्थात ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे इसी। यही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का सार है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है उन भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, अतः इति सिद्धम, प्रमेय हमारा सिद्ध हुआ। अब इसी में बच्चों कॉरोलरी है, या इसको हम कहते हैं उप प्रमेय। उप प्रमेय हम क्या सिद्ध कर सकते हैं कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए सी, ये हमारा एक उप प्रमेय है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा मेन कथन है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी की सहायता से इसको हम प्रूफ करेंगे। थेल्स थ्योरम या बीपीटी की सहायता से, चूँकि लिखेंगे हम बीपीटी या थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय का क्या रिजल्ट हमारा है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम उलट के लिखते हैं, अर्थात डी बी बटे ए डी बराबर ई सी बटे ए ई। दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, डी बी बटे ए डी प्लस 1 बराबर ई सी बटे ए ई प्लस 1। ये हमारा हो जाएगा यहाँ ए डी, यहाँ डी बी प्लस ए डी बराबर ई सी प्लस ए ई बटे ए ई। तो बच्चों ध्यान देंगे, चित्र से हमारा हो जाएगा ए डी प्लस डी बी क्या हो जाएगा, ए बी, ए ई प्लस ई सी क्या होगा, ए सी हो जाएगा। अर्थात यहाँ हो गया ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। पुनः इनका हम व्युत्क्रम कर देंगे तो आ जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम। अतः उप प्रमेय हमारा हुआ कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष अन्य दो भुजाओं को समानुपात में बांटती है, तो ए डी बराबर ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी भी प्रूफ होगा। इसी प्रकार से अन्य कॉरोलरी भी हम सिद्ध कर सकते हैं।